अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉन न्यूज़ के आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और आई विल ट्राई कि ज़्यादा चीज़ें मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि सीएसएस और पीएमएस के लिए और बाकी भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए डॉन न्यूज़पेपर रिकमेंड किया जाता है। बट अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्टी आती है, उनको इंग्लिश मुश्किल लग रही होती है, उनको वर्ड्स के अलावा भी कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती, तो वो इसको पढ़ नहीं पाते। तो मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगे उसको मैं थोड़ा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूं, ताकि चलते फिरते ऑडियो फॉर्म में भी आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक यूनिवर्सिटी अगर आ रहे हैं कहीं पे भी, तो आप उसको सुन सकें। अगर आपको प्रॉपर न्यूज़पेपर को पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो। आज का जो आर्टिकल है वो जाहिद हुसैन ने लिखा है और इसका टाइटल है द समिट एंड एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी इस समिट से? तो जिस समिट की यहाँ पे बात हो रही है वो है एससीओ समिट की, जो अभी अपकमिंग डेज में समरकंद में होगा। तो एससीओ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डिफरेंट मेंबर्स हैं। राइट नाउ इसके 8 मेंबर्स हैं, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, रशिया, इंडिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान है। और कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान और ईरान को इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, या कभी इनको मेंबरशिप नहीं मिली लेकिन ये उसके इवेंट्स अटेंड करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अहमियत की हामिल है। उसकी वजह ये है कि इंडिया जैसे हमारा नेबर है, अफगानिस्तान हमारा नेबर है, ईरान हमारा नेबर है, चाइना हमारा नेबर है, तो ये हमारे नेबर कंट्रीज इसमें हैं जिनके साथ हमारे इश्यूज भी रहते हैं और हमारे ट्रेड टाइप अच्छे रिलेशंस भी रहते हैं, जैसे चाइना है। सेकेंडली अगर आप देखें तो रशिया और चाइना इस वक्त इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली यूएस की जो एक हेजमनी है वर्ल्ड ऑर्डर में उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो ये उभरती हुई ताकतें हैं। तो इनका इस फॉरम में होना बहुत इसको जो है वो वाइटल कर देता है, बहुत इसकी अहमियत बढ़ा देता है। तो ये कहते हैं कि द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इज बीइंग हेल्ड दिस वीक इन समरकंद अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ जियोपॉलिटिकल अपहीवल चैलेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। कि जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग इस हफ्ते हो रही है समरकंद में। और पसे पर्दा जो इस वक्त दुनिया की पॉलिटिकल जो चीज़ें चाह रही हैं उसमें बहुत एक हलचल मची हुई है। कैसे हलचल मची हुई है आप देखें, क्वीन की डेथ हुई है, उसके अलावा भी राइट नाउ क्या हो रहा है, रशिया की वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ, और क्या हो रहा है, और ये हो रहा है कि यूएस ने जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो एक वॉर सी स्टार्ट की हुई है। जैसे ट्रेड वॉर पहले चल रही थी, अब टेक की वॉर चल रही है चाइना के साथ। और पूरी दुनिया में ही क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स आ रहे हैं, स्पेशली जैसे हम अगर पाकिस्तान की बात करें, जैसे हमारे फ्लड्स आए हैं और इन्हीं फ्लड्स की वजह से फिर फूड सिक्योरिटी का इंटरनेशनली मतलब हमारे फ्लड्स की वजह से आ रहा है, इंटरनेशनली भी सारी दुनिया में फूड की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो फूड की इनसिक्योरिटी इससे पैदा होगी, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे चीज़ें खरीदना। ये डिफरेंट किस्म के इशूज चल रहे हैं। तो बहुत ही एक अहम वक्त है जिस पे कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वो फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, इट विल बी द फर्स्ट टाइम इन पर्सन मीटिंग सिंस 2019 of the SCO's Council of Heads of State and takes place in the shadow of the Russian-Ukraine war and growing tension between the United States and China, as I have explained it earlier. Both Russia and China members of this forum. तो ये बहुत ही एक अहम इसको चीज़ बना देते हैं। मीनवाइल ये देखें, जैसे मीनवाइल इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि आप ये ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे में ट्रांजिशन लेते हैं, ऐसे राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा इन ट्रांजिशन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब भी कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स, जैसे यहाँ पे मैंने क्यूरियसली को किया है, फर्दर मोर होता है, हाउएवर, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं ये नोट किया करें, ताकि आपको पता हो कि अपने राइटिंग में कैसे जो है वो ट्रांजिशन लेके आनी है। तो मीनवाइल मतलब सेम टाइम पे चीज़ें हो रही हैं। द एंड ऑफ द यूएस वॉर एंड रिटर्न ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान which has observer status at the 8-member SCO has hugely impacted regional geopolitics. इसने बहुत ज़्यादा रीजन की पॉलिटिक्स को अफेक्ट किया है। जो अफगानिस्तान से विड्रॉ होगा यूएस फोर्सेस का, कैसे, क्योंकि अब एक स्पेस क्रिएट हुई है ना, वैक्यूम क्रिएट हुआ है पावर का, तो हर कंट्री वहाँ पे चाह रहा है कि उनकी पावर हो वहाँ। इंडिया चाह रहा है कि अपने उसके हों, उसकी चले वहाँ पे, वो डेवलपमेंट करे वहाँ पे, और अफगानिस्तान उसके साथ ज़्यादा रिलेशंस रखे जिसकी वजह से पाकिस्तान को पुश किया जा सके बॉर्डर के दोनों साइडों से। और पाकिस्तान की हमेशा से स्ट्रेटेजिक डेप्थ की ख्वाहिश जो है वो अफगानिस्तान की तरफ हम लेके जाती है। रिसेंटली हमने मैच में भी देखा है थोड़ा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में जैसे मनाजिर सामने आए हैं, तो उससे आइडिया हो रहा है कि हमारे रिलेशंस कैसे जा रहे हैं। तो फर्दर कह रहे हैं, द कनक्लेव विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लीडर्स टू डिस्कस रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस एंड रीच सम अंडरस्टैंडिंग ऑन द कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नॉटविथस्टैंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर कंट्रीज। तो ये जो एक प्राइवेट मीटिंग होगी, मतलब इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी लीडर्स को कि वो डिस्कस करें अपने जो कॉमन उनके इंटरेस्ट हैं उनको, अपने सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको साइड पे रखते हुए। कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत सारे हैं। अब इंडिया के साथ अब देखें तो सिर्फ पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं जा रहा कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट है या कश्मीर इशू है, चाइना का भी उनके साथ इशू चल रहा है बॉर्डर पे। तो इस तरह हर कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं ना। तो ये फोरम जो है ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। द conflict among, अच्छा जी, फर्दर वो कह रहे हैं कि prospects of multilateral cooperation are expected to be discussed at the Samarkand meeting, but of major interest is what happens in sideline meetings। के एक तो फॉर्मल मीटिंग होगी ना जो समिट में, जिसमें सब लोग जो हैं वो मतलब अपने उसमें
कॉपरेट करने की बातें करेंगे। फॉर्मल मीटिंग्स होती है, साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं जो आम मीटिंग से हट के एडिशनल साइड पे हो रही होती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी होती हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी होती हैं, समिट की जो एजेंडा होता है उससे हट के ही होती हैं। तो उसमें भी चांसेस हैं कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो होंगी, क्योंकि बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही होती है। द इवेंट will mark the first occasion in a long time that Pakistani and Indian leaders will come face to face. बड़े अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि दोनों जो कंट्रीज पाकिस्तानी और इंडियन की लीडरशिप आमने सामने आ रही है। Both countries are member of this Euro-Asian Political, Economic and Security Organization that covers 40% of the world population and 30% of its GDP. आप देखें मतलब साउथ एशिया की तो पॉपुलेशन इतनी है और इतने मतलब हम जिस तरह 8 कंट्रीज के मेंबर हैं, तो कितना ज़्यादा ये वाइटल ऑर्गेनाइजेशन है। इन कंट्रीज का 30% तो दुनिया का जीडीपी है। विद ईरान एक्सपेक्टेड टू बिकम अ फुल मेंबर, तो एससीओ विल बी फर्दर एक्सपेंडेड। तो जब ईरान भी आ जाएगा तो फिर फर्दर ऑब्वियसली एक्सपैंड करेगी, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। Regardless of conflicts among the members, the SC has provided a useful forum for cooperation on many issues. जैसे कि कोविड आया था तो बड़े अच्छे तरीके से फोरम को यूज़ किया था डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट और मिल के उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरे का साथ दिया था। बायलैटरल मीटिंग्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ कॉन्फ्रेंस कैन आल्सो हेल्प ब्रेक द आइस। वो जब एक रिलेशंस में मसला आ रहा होता है ना कि डायलॉग, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का अगर कश्मीर पे इशू चल रहा है तो अब बिल्कुल वो आइस वाली सिचुएशन हुई हुई है कि एक हॉस्टिलिटी वाला है, तो जो साइडलाइन मीटिंग्स होती हैं फिर वो हेल्प करती हैं कि आप बातचीत करो उस इशू पे। द समरकंद मीटिंग इज टेकिंग प्लेस एट अ टाइम व्हेन द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज हाइटेंड रीजनल टेंशन। ऑलरेडी टेंशन हैं कि इंडिया के साथ हमारा भी कॉन्फ्लिक्ट है और चाइना के अपने बहुत से कॉन्फ्लिक्ट ताइवान के साथ और बहुत और कॉन्फ्लिक्ट साउथ चाइना सी में चल रहे हैं। तो ऐसे टाइम में जो है वो इंडिया और चाइना का एक जो इशू है वो हाईलाइट हो गया और ज़्यादा हाइटेंड हो गया। तो बड़ी एक इस तरह का जो है अहम मौका है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट ली जिनपिंग, आप ये देखें मैंने इन दोनों को हाईलाइट किया, आपको नाम आने चाहिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, हाईलाइट किया करें इस तरह की चीज़ों को। ये एमसीक्यू भी कभी कभी मतलब इस तरह के आ जाते हैं। विल बी इन ईच अदर्स प्रेजेंस आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years। 2 साल हो गए इनकी इस तरह से फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुई। दे मे आल्सो बी मीटिंग ऑन द साइड लाइन्स। तो चांसेस हैं कि वो साइड लाइन्स में भी अपने बाकी इशूज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके जैसे बॉर्डर इशूज़ वगैरह हैं ये इनके बायलैटरल इशूज़ हैं। तो ये मल्टीलेटरल वाले तो फोरम पे इशूज़ डिस्कस हो जाएंगे, तो इस तरह के बायलैटरल इशूज़ होंगे तो साइड लाइन मीटिंग्स में अपने डिस्कस कर सकते हैं। It is to be sure rather significant that they agreed on troop disengagement along the line of actual control just prior to the summit। अभी कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने डिसंगेजमेंट की है अपनी ट्रूप्स की, जो कि इंडिया और चाइना के लद्दाख ये जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। रिलेशन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद रिमेन फ्रोजन विद नो साइन ऑफ अ थॉ। जैसे बर्फ़ वो पिघलती है या हॉस्टिलिटी कम होती है तो वो वाला अभी तक हमारा हालात नहीं हुए। इंडिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशन अभी तक भी कोल्ड ही जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विल बी लीडिंग द पाकिस्तानी डेलीगेशन। इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। देर इज़ आल्सो अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन about the possibility of Prime Minister meeting his Indian counterpart on the peripheries of the two डे कॉन्फ्रेंस। जिससे बात पहले हुई है कि साइडलाइन मीटिंग चलती रहती है, तो चांसेस है पाकिस्तानी लीडरशिप भी इंडियन लीडरशिप के साथ मुलाकात करेगी। हाउएवर अगर चाह देर इज़ नो कन्फर्मेशन येट ऑफ एनी पार्लेस बिटवीन द टू। पार्लेस जो होता है ये वो वैसी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें दो अपोजिंग पार्टीज जिनका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है उनकी कोई मुलाकात होती है। तो अब कह रहे हैं कि जो इनके हम मनसब हैं शहबाज शरीफ के, इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ इनकी कोई इस तरह की मुलाकात होने के चांसेस हैं। स्पेकुलेशन की जा रही हैं, अंदाजा लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो उसको भी फर्दर वो एक्सप्लेन करें कि क्यों नहीं है ऐसा कंफर्म। एन अनपब्लिसाइज्ड इंटरेक्शन कैन नेवर बी रूल्ड आउट। उसका चांस तो है कि पब्लिकली मीटिंग जो है वो ना हो, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हो जाए। ए मेजर कंसर्न फॉर मिस्टर शरीफ इज द डोमेस्टिक फॉल आउट ऑफ एनी सच इंटरेक्शन विद द इंडियन लीडर। अभी तक जिस तरह का पॉलिटिकल एक सिचुएशन पाकिस्तान में जा रही है, इंस्टेबिलिटी है, ऐसे में अगर कोई उनकी मीटिंग होती है और उसका बड़ा नेगेटिव पब्लिक से जो है वो कोई फीडबैक आता है, तो शहबाज शरीफ इन हालात में ऐसा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। ए पोलिटिकली अनस्टेबल गवर्नमेंट फेसिंग ह्यूज इकोनॉमिक चैलेंजेस कैन नॉट अफोर्ड टू गेट इन्वॉल्व इन एनी कंट्रोवर्सी एट दिस स्टेज। फर्दर वो कहते हैं दैट वाज परहैप्स also the reason for Foreign Minister Bilawal Bhutto to not meet his Indian counterpart Mr. Jaishankar at SCO Council of Foreign Ministers meeting in July this year। पहले भी ऐसा ही हुआ था, इसी वजह से बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर बने और वो SCO की मीटिंग पे जब गए थे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग पे, तो वो अपने इंडियन काउंटरपार्ट से नहीं मिले थे। The two even avoided handshake despite being in the same room। उन दोनों ने एक दूसरे हाथ तक नहीं मिलाया था और they made a point to sit away from each other। उन्होंने मेक श्योर किया था कि वे एक दूसरे से जरा दूर बैठे। वो दिखाना चाह रहे थे पब्लिकली कि they are not interacting। Curiously however both sides refrained from attacking each other in their speeches at the meeting। लेकिन उन्होंने कोई एक दूसरे के ऊपर तनकीद करके तकरीरें नहीं की थी, जैसा कि यूजली हमारे चलता रहता है। तो इट वॉज आर्ग्यूड एट द टाइम दैट डिस्पाइट अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट द इंडियन गवर्नमेंट एक्शन इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एंड इट्स एंटी मुस्लिम एजेंडा, इट वॉज नॉट इन पाकिस्तान इंटरेस्ट टू रिमेन डिसएंगेज। लेकिन वो सारे आर्गूमेंट से लोगों ने डिसएग्री किया था। क्यों? जिस तरह से कश्मीर में चीज़ें हो रही हैं और जो एंटी मुस्लिम एजेंडा इंडियन गवर्नमेंट अपना रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान अगर डिसएंगेज हो जाए और इंडिया से इंगेज ही ना हो, डायलॉग वगैरह ना करे, तो हम डिस्कस कैसे करेंगे? उन्हें कहेंगे कैसे कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, हमें उनके साथ इंगेज होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। बट गिवन इंडिया
intransigence over the Kashmir issue, there is no hope yet for any breakthrough and normalization of the relationship. क्योंकि इंडिया जो है वो अपना स्टांस कश्मीर पे चेंज नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से जो है अभी कोई ऐसा ब्रेक थ्रू आए वो इतना मुमकिन नहीं है. इट इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर वेदर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर वुड टेक एनी इनिशिएटिव फॉर अ bilateral exchange. After the Samarkand meeting, the presidency of SCO will go to India, which will also host the next summit meeting in 2020. Surely Pakistan will be invited. 2023 is 2023, not 2022. तो ये नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है. अ, इसमें ये बात है कि ज़रूर अभी तक इस बात के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कोई इनिशिएटिव जो है वो इंडियन गवर्नमेंट भी लेती है पाकिस्तान से डायलॉग करने पे. लेकिन एक जो बहुत अहम बात यहाँ पे है वो ये है कि अभी इस मीटिंग के बाद जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास चली जाएगी एससीओ की, और अगले साल 2023 में जो एससीओ का समिट होगा वो इंडिया होस्ट करेगा. तो डेफिनेटली अगर हम इस फोरम को यूज़ करके इसमें इंगेज होना चाह रहे हैं तो हमें अटेंड करना पड़ेगा. फर्दर ये है इसमें, perhaps the most such a significant event will be the scheduled meeting between Russian President Vladimir Putin and the Chinese President after the Russian invasion of Ukraine. अभी बहुत इवेंट जा रहा है, वर्ल्ड वॉर नहीं, यूक्रेन वर्सेस रशिया जो वॉर चल रही है, ये वर्ल्ड वॉर की भी सूरत हाल ये क्रिएट कर सकती है अगर कंट्रीज ज़्यादा इंगेज हो गए. तो जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, व्लादिमीर साहब की रशियन प्रेसिडेंट की अभी तक मीटिंग नहीं हुई चाइनीज़ प्रेसिडेंट से, तो इस फोरम पे उनकी एक स्केजुअल मीटिंग आ रही है. तो ये बहुत एक की इवेंट है क्योंकि अभी तक वो बता रहे हैं कि चाइना ने रशिया के साथ सॉलिडेरिटी तो शो की है, बट इतना ओपनली उन्होंने एंडोर्स नहीं किया वॉर को. Moscow seeks to bolster ties with Beijing after being slapped with unprecedented Western sanctions over its action in Ukraine. तो अभी जिस तरह ये वॉर वाला इशू स्टार्ट हुआ है तो यूक्रेन की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड ने बड़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगाई हैं रशिया पे. रशिया जो सबसे ज़्यादा अपना तेल एक्सपोर्ट कर रहा था उसके ऑयल पे भी सैंक्शंस लग गई हैं. तो ऐसी सूरत हाल में जो चाइना से सपोर्ट है वो रशिया की इकॉनमी को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो जब रशिया को कोलैप्स हुआ था तब भी इकॉनमी ने बहुत एक बड़ा रोल प्ले किया था. रशिया सर्वाइव नहीं कर पाया था इकॉनमी की वजह से, उसकी इकॉनमी भी कोलैप्स की थी, तो उसकी वो ब्रेकडाउन हो गया था. तो अभी भी उनको ये है कि उनको अपनी इकॉनमी को संभालना है. बोथ मॉस्को एंड बीजिंग आर चैलेंजिंग अमेरिकन डोमिनेशन नॉट ओनली इन द डोमेन ऑफ जियो पॉलिटिक्स बट आल्सो इन जियो इकोनॉमिक्स. पहले एक ही सुपर पावर वर्ल्ड ऑर्डर में चल रही थी जो कि यूएसए था. अब जो है रशिया भी एक एज अ सुपर पावर आ रहा है और चाइना भी उभर रहा है. जिस तरह से चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है और डिफरेंट इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि गवादर भी हमारा एक है, तो वो सिर्फ पॉलिटिकली इनको इनकी पावर को चैलेंज नहीं कर रहे बल्कि इकॉनमी वाइज भी वो न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, न्यू ट्रेड रूट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो ये अमेरिका के लिए खतरा है. इसी के पस मंजर में आप देखिए ट्रेड वॉर जो चल रही थी यूएस एंड चाइना, और टेक्नोलॉजी वॉर चल रही है अभी भी. दैट हैज़ ब्रॉट देम क्लोजर इनटू अ स्ट्रेटेजिक अलायंस. वो आपने सिंपल बात सुनी होगी ना कि दोस्त का जो दोस्त होता है वो आपका भी दोस्त होता है, और दोस्त का जो दुश्मन होता है वो आपका भी दुश्मन होता है. तो ये जो है इनकी एक स्ट्रेटेजिक इस वजह से एक अलायंस बन गई है. इश्यूज related to security and stability, the energy and food crisis and economic cooperation are expected to dominate the discussion at the summit and in the peripheral meetings. क्योंकि पूरा ये जो रीजन है ये आजकल इकोनॉमी के चैलेंज जो है वो सारों को सामने करने पड़ रहा है, और सारे ही फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस ये सब चीज़ें जो हैं सब कंट्रीज को फेस करनी पड़ रही हैं. तो ये इशूज जो है ये इस फोरम पर डिस्कस होने के चांसेस है. द इंक्लूजन ऑफ ईरान इन द फोल्ड विल आल्सो broaden the scope. Having been under US sanctions for a long time, the country will support any move to strengthen economic ties between द एससीओ कंट्रीज. अमंग द एससीओ कंट्रीज में ये है कि ईरान पे 1979 से सैंक्शन चल रही हैं. कभी वो एम्बेसी का इशू होता है, कभी वो कहते हैं कि मिसाइल्स को मार दिए हैं, कभी वो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है. तो यूएस अक्सर ही ईरान पे सैंक्शन ऑन ऑफ लगती रहती हैं यूएस की ना, जिससे ईरान की जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उसको उनको करने में मसला आता है और इस तरह के लिए प्रॉब्लम होती है. तो इस फॉरम को भी यूज़ करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सके, सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेगा. अफगानिस्तान विल सिट इन द कॉन्फ्रेंस एज एन ऑब्जर्वर. द फर्स्ट टाइम इट विल डू सो आफ्टर द तालिबान टेक ओवर. जब से तालिबान की हुकूमत आई है पहली बार एज ऑब्जर्वर वो इस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है. Although none of the SCO members have recognized the hardliner regime in Kabul, most of them favor maintaining close interaction with the new government. पब्लिकली रिकग्नाइज नहीं किया उन्होंने तालिबान गवर्नमेंट को मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने, लेकिन स्टिल वो इनके साथ रिलेशन जरूर रख रहे हैं. देयर आर however सीरियस कंसर्न ओवर द रिटर्न ऑफ regressive order in the country. तो वो इनको ये लग रहा है कि एक बड़ा बैकवर्ड सा कंट्री जा रहा है. क्यों जा रहा है कि तालिबान हैव reneged on all the promises they made to the international community to allow women access to education and work. औरतों के लिए हालात बड़े ख़राब हुए हैं वहाँ पे कि वो जब आए तो उन्होंने कहा था कि हम राइट्स देंगे वुमेन को, लेकिन वो उस तरह से नहीं दे पा रहे. 1 year on the plight of women has only worsened. जो औरतों की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है. Another concern is the continuous presence in Afghanistan of militant groups that directly threaten the security of its two countries. वर्ल्ड इज इंटरलिंक्ड नाउ. अगर अफगानिस्तान में कोई इस तरह के अनासर होंगे तो वो पाकिस्तान को भी अफेक्ट कर सकते हैं.
तो पाकिस्तान को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, वो चाइना भी को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, वो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया भी जा सकते हैं, वो ईरान को भी इफ़ेक्ट करेंगे और अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो वो अमेरिका तक भी जा सकते ही हैं उसके इफ़ेक्ट, जैसे 9/11 में गए थे। तो ये तो सबके लिए एक खतरा है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ द तालिबान regime being granted full membership of the grouping, तो अभी ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनको फुल वो मेंबरशिप दे दें। Notwithstanding in interstate conflict, the SCO over the past decade has cooperated on many fields including counterterrorism, और साथ में एससीओ ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कोविड-19 को कॉम्बैट करने में, और जो कनेक्टिविटी है इसके मेंबर्स की वो बढ़ी है, अब जैसे सीपैक बन गया है, इस तरह से जो है वो बढ़ रही हैं चीज़ें। ए स्ट्रॉन्ग यूरो एशियन अलायंस इज नॉट ओनली इम्पेरेटिव फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बट आल्सो फॉर रीजनल सिक्योरिटी। ये इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका होना इसके प्लेटफॉर्म का सिर्फ ये नहीं है कि इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है कि कंट्री इकोनॉमिक कॉपरेट करें, ट्रेड करें, नहीं भाई, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ बहुत चल रहे हैं इस रीजन में, तो रीजनल सिक्योरिटी के लिए ऐसे फॉर्म की बहुत ज़रूरत है जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इस रीजन में तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का होना। तो ये जो समरकंद कॉन्फ्रेंस जो टेक प्लेस करने जा रही है बहुत क्रिटिकल टाइम में हो जा रही है, होने जा रही है, और ये ना सिर्फ जो है ये फॉर्मल सेशन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो कुछ इसके साइड लाइन में होगा वो बहुत ज़्यादा ही अहमियत का हामिल होगा।